तो फिर आप सबने किया है भाई? इलेक्ट्रो मतलब जो हमने की कोई डाउट इसमें? ओके, सेमीकंडक्टर वाला भी करता हूं। आपके टेस्ट में भी आना ही है तो उसके लिए करना ही है ना? ठीक है, वो शीट आपको अभी तो नहीं मिली होगी? नहीं मिली। हाँ, इसमें ओके चलो बच्चों, कहाँ तक किया था हमने लास्ट टाइम? हमने फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ बना लिए थे फॉर सॉलिड्स के। सबको वो क्लियर है? हमने बेसिकली हॉलो एज वेल एज सॉलिड दोनों के लिए सीख लिया कि हाउ डू वी राइट फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल, राइट? ओके, जिस पे बेसिक एग्जांपल करते हैं बताओ। एक बच्चों से पहले ये सॉलिड स्फीयर के लिए V वर्सेस R का ग्राफ भी बना लो। V का इफेक्ट हमारे दोनों ही रहते हैं ना, तो सॉलिड के लिए बना लो और हॉलो के लिए भी। ऊपर वाला बच्चों हॉलो का, नीचे वाला सॉलिड। ये नेचर ऑफ ग्राफ समझ आ रही है बच्चों, ऐसा क्यों बना? फर्स्ट केस में व्हाई इज इट हॉरिजॉन्टल लाइन? अंदर कांस्टेंट था, और ये सेकंड ग्राफ में ऐसे क्यों है? हाँ, तो प्लीज रिमेंबर पोटेंशियल जो होता है वो सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है। हमसे गलती ये हो जाती है कि फील्ड सेंटर पे जीरो होती है ना, तो हम जल्दबाजी में ये बोल देते हैं कि पोटेंशियल जीरो, तो ऐसा नहीं है ना। चलिए ड्रॉ, ये जो शेप है बच्चों, ये फर्स्ट वाले केस में ये कैसी शेप होगी? सेकंड वाले में, सॉलिड स्फीयर वाले में, मतलब ये ग्राफ किस नेचर क्या है ग्राफ की? पैराबोलिक। कैसे पता चला? नहीं, वो तो ऐसे तो कोई भी शेप हो सकती है, वो तो ये तो ऐसे तो क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है। हाँ, क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट शेप क्या होगी? एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये कैसे पता चलेगा? इक्वेशन देखो, पोटेंशियल का क्या था एक्सप्रेशन, ये वाला, ये किस टाइप का ग्राफ है? पैराबोलिक है ना, तो y इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप है ना, तो एक ऐसा ग्राफ हो गया पैराबोलिक। तो यहाँ पे आप लिख लो कि ये जो शेप है दिस इज पैराबोलिक। इसके आगे वाली शेप ये आउटसाइड द स्फीयर, वो तो 1/r टाइप से, वो क्या होगा? हाइपरबोलिक। तो
आई होप बच्चों आप सब इस बात को समझते हो कि हम सीधा एक कर्व को देख के ये नहीं बता सकते कि वो क्या शेप है ना? तो व्हाट इज द वे? द ओनली वे इज कि आपको उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पता हो, है ना? आगे समझ? ओके, तो यही केसेस में बच्चों एक बार आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफाइनाइट वायर या फिर सिलेंडर की, उसके बाहर इनफाइनाइट वायर के कारण क्या फील्ड होती है बच्चों? 2k lambda by r, where lambda is the linear charge density. और ये फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड. What do we mean by linear charge density? चार्ज पर लेंथ. देखो बच्चों हम तीन टाइप की डेंसिटीज की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. प्लीज ध्यान रखना, कई बार ना गलती हो जाती है, हम इक्वेट गलत कर देते हैं कई बारी. तो लीनियर मतलब पर लेंथ, सरफेस मतलब पर एरिया, वॉल्यूम मतलब पर वॉल्यूम ना. तो चाहे इनफाइनाइट वायर हो चाहे सिलेंडर हो, वो एक ही बात होती है. अगर हम एक हॉलो सिलेंडर के अंदर हो, उस केस में क्या होगा? जीरो. तो E inside uniform hollow cylinder, that is zero. मतलब ये सॉर्ट ऑफ वो शेल वाला ही केस बन जाता है. yes, अब बच्चों जैसे ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना अपना, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसी होगी? सिलेंड्रिकल है ना. बच्चों अगर मैं गॉसियन सरफेस स्फीयर बना दूं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? स्फीयर के ऊपर हर जगह फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी, है ना, तो इसलिए उससे ई निकलेगा नहीं. अच्छा, गॉस लॉ में बच्चों आपको एक बात क्लियर है बिल्कुल? एक ये कहना कि गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल है और एक ये कहना कि गॉस लॉ कहाँ यूजफुल है. फर्क समझते हैं दोनों बातों में? अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ, क्या उसके ऊपर गॉस लॉ एप्लीकेबल है? यस, है ना. यूजफुल नहीं है. अप्लाई तो कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यूजफुल का क्या मतलब होता है? व्हेन डू वी से कि गॉस लॉ इज यूजफुल? अगर हम उससे फील्ड निकाल पाए. तो फील्ड हम तभी निकाल पाएंगे अगर हम गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन में भी ध्यान से पढ़ना है. जैसे अगर कहीं लिखा है कि क्या गॉस लॉ एप्लीकेबल है वहां पे, तो गॉस लॉ तो हर जगह एप्लीकेबल होता है. ठीक है, बस कंडीशन क्या है? क्लोज सरफेस होनी चाहिए. अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है बच्चों इनफाइनाइट प्लेन. एक इनफाइनाइट प्लेन के लिए बच्चों फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ना, जहाँ पे सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी. यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो क्या होती है? अवे फ्रॉम द प्लेन. रिटर्न बच्चों.
ओके, एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। ये बच्चों ऐसे 3 प्लेट्स हैं इनफाइनाइट, 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4। चारों पॉइंट से बच्चों फील्ड निकालो। माइनस सिग्मा 2 ऑफ कोर्स मींस कि वो नेगेटिव है चार्ज डेंसिटी। ये 4 पॉइंट्स पे 1 2 3 4। डायरेक्शंस भी देखो, मतलब ऊपर को या नीचे को। चलो बच्चों, हो जाना चाहिए इतनी देर में। हाँ बच्चों देखो, जब आप बच्चों पॉइंट 1 पे फील्ड निकालोगे, E at 1, देखो बच्चों ध्यान बस ये रखना होता है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि हर प्लेट के कारण किधर को आएगी, सिग्मा 1 के कारण, मतलब यहाँ पे जो फील्ड आनी है 3 प्लेट्स के कारण आनी, सिग्मा 1 के कारण किधर को आएगी, अवे फ्रॉम इट, ऊपर को। सिग्मा 2 के कारण नीचे को, सिग्मा 3 के कारण ऊपर को, है ना। तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं मान लो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन, सिग्मा 2 के कारण किधर को आएगी, नीचे को, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन, और उसके कारण भी, तो ये आ गया ऐसे, ठीक है। और हम साथ में एरो लगाएंगे हम कि हमारे हिसाब से अपवर्ड है, बाई चांस सिग्मा 2 की वैल्यू ऐसी आई कि ये नेगेटिव ही आ गया एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब डाउनवर्ड हो जाएगा। अब
ऐसे ही अगर हम E2 की बात करें बच्चों, पॉइंट 2 पे सिग्मा 1 के कारण फील्ड किधर को होगी? नीचे को। सिग्मा 2 के कारण टुवर्ड्स इट, नीचे को। सिग्मा 3 के कारण ऊपर को, है ना? तो सिग्मा 3 के कारण ऊपर को है, बाकी 2 के कारण नीचे को है। तो कैसे लिखेंगे अब? सिग्मा 3 अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए सिग्मा 3 ऊपर माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 एंड अपवर्ड। ऑफ कोर्स आप सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डाउनवर्ड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चों जो गलती होती है, एंड आई एम वेरी श्योर जो कुछ ने की होगी, वो होती है साइंस की। फिर से मतलब आप क्या करते हो कि जैसे स्पेशली 2 वाले केस में कि यहाँ पे हो सकता है हमने इसको माइनस सिग्मा 2 पुट कर दिया हो, तो प्लस माइनस का चक्कर पड़ा होगा। कितने लोगों के ये दो आंसर ठीक थे? बिल्कुल गुड। ऐसे ही बच्चों अगर हम अब सिग्मा 3 की बात करें, सॉरी E3 की, यहाँ पे 1 के कारण नीचे, 2 के कारण ऊपर, 2 के कारण तो टुवर्ड्स इट होएगी, 3 के कारण अवे फ्रॉम इट, ऊपर। तो किसके कारण ऊपर को है? सिर्फ 2 और 3 के कारण, है ना? 1 के कारण नीचे है। तो कैसे बनेगा? सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 2 ऐसे ही 4 पे 1 के कारण, 2 के कारण ऊपर, 3 के कारण नीचे। तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 4, सिग्मा 3 सॉरी, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ आ गया बच्चों? मतलब मैंने अपर डायरेक्शन पॉजिटिव मान के उसके हिसाब से लिखा है, बाकी तो इन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एक फाइनाइट वायर की। ऊपर वाला रिजल्ट था इनफाइनाइट वायर का। फाइनाइट वायर का फील्ड का क्या रिजल्ट होता है किसी को? के लैम्डा बाय ये होता है बच्चों। ए क्या होता है इसमें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, राइट? बच्चों आपने देखो इसको पता है कैसे याद रखना, इसमें ना कई बार एंगल्स वगैरह लिखने में गलती हो सकती है। जब आपको मान लो ये एक वायर है, आपको उस वायर के कारण किसी पॉइंट पी पे फील्ड पूछी जाएगी, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ। आपने क्या करना है बच्चों, आपने क्या याद रखना है? आप पॉइंट पी से आपने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है, सीधा, एक वायर के ऊपर वाले एंड पॉइंट पे, एक वायर के नीचे वाले, ठीक है? गलती यहीं पे होती है। पॉइंट पी से आपने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर, एक ऊपर वाले एंड पॉइंट पे और एक नीचे वाले एंड पॉइंट पे। दिख रही है आपको ये 3 डॉटेड लाइन? ठीक है। फिर आपने परपेंडिकुलर वाली लाइन के साथ एंगल्स लेने, एक एंगल ऊपर की तरफ और एक एंगल नीचे की तरफ। तो जो ऊपर वाला है उसको मान लो θ1 बोल दिया, नीचे वाले को θ2 बोल दिया, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बच्चों है r, राइट? तो इसके हिसाब से फिर जो फॉर्मूला बनता है वो k लैम्डा बाय r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। और ये कौन से वाला कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर। डोंट रिमेंबर एज x, रिमेंबर इट एज परपेंडिकुलर टू द वायर।
अंडरस्टूड बच्चों? यहीं से अगर आप सेमी इनफाइनाइट बनाना हो तो क्या होगा? θ1 90 हो जाएगा, θ2 0 हो जाएगा, ठीक है ना? इनफाइनाइट के लिए ऑफ कोर्स दोनों 90 हो गए। फिर लिख लो फटाफट। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। बच्चों ये ना वायर्स पे बेस आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। मैं ना क्वेश्चन नंबर तो भूल गया, वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि दो वायर्स ऐसे क्रॉस कर रही हैं और आपको इस पॉइंट पे फील्ड ढूंढनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? मतलब उसमें दो केस बने हुए हैं कि एक केस में एक वायर की दोनों पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना? वो रिवाइज कर लेना, 100% क्लैरिटी आ जाती है उसमें। मतलब गलती होने का बहुत चांस होता है क्योंकि डिस्टेंस ये वाला दिया हुआ है, कौन सा लेना होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? पहली गलती तो यहाँ पे होएगी। फिर दूसरी गलती, उन्होंने ये एंगल दिया हुआ है, हमें कौन सा है जो मैंने समझाया है कि पी से आप ऐसे ड्रॉप करोगे तो आपको तो यहाँ वाले एंगल्स लेने हैं। और फिर दो वायर्स के कारण है तो उनमें कंपोनेंट्स लेने हैं, तो जो हमने कल सीखा था वो वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि पहली बार तो ऐसा ही लगता है कि आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, ठीक है, बट वो बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान से करना, है ना? अब ये पक्का यार नोट कर लो कि आज रिवाइज करना है जाके क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है? फिजिकल मीनिंग क्या होता है? वर्क डन इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर लेकर आने में कितना वर्क हुआ। इसका फॉर्मूला तो सिंपल के क्यू बाय आर है, लेकिन वो जो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका वर्क डन बच्चों? इसमें ना एक बात हम नोट कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल होता है इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रोसेस फोर्स एजेंट इन स्लो प्रोसेस, ठीक है? दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक कंसेप्ट है। मैं बच्चे इसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको। जब हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 and 1, ठीक है, डेल्टा वी V2 माइनस V1, उसका मतलब क्या होता है बाय डेफिनेशन कि दैट इज इक्वल टू कि अगर एक एक्सटर्नल एजेंट को 1 से 2 तक एक चार्ज को मूव करवाना पड़ा स्लोली, तो उसे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू
कि पूरी ड्यूरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क कर ही रही है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया उसका नेगेटिव। यहाँ बच्चों हर वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, देखो एक जगह एक्सटर्नल है, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जगह नेगेटिव साइन है, एक जगह स्लो है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। कैसे, देखो समझो, जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहे हैं तो जरूरी है कि स्लो प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क से कोई नहीं पड़ रहा कि प्रोसेस स्लो है या फास्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, उसका जो नेगेटिव है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये बात समझ आ रही है? एक्सटर्नल एजेंट के लिए स्लो होना क्यों जरूरी है? अदरवाइज क्या हो जाएगा अगर फास्ट होगा तो कुछ वर्क जो है एक्सटर्नल एजेंट का वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हम वो नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, सारा वर्क पोटेंशियल में ही जाए। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, इसके एग्जांपल्स भी हम आगे करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब थोड़ा सा चेंज किया जाता है, कहीं एक्सटर्नल लिख दिया, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, कहीं स्लो लिखा, कहीं नहीं लिखा। ठीक है, ऑप्शंस में हमेशा दोनों साइन वाले आंसर होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल जैसे मैंने कहा है बच्चों ऐसे याद रखना। एंड बच्चों यहां पर उल्टा होता है, V2 माइनस V1 है, वर्क डन 1 से 2, जो हमने कल सीखा था, जो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, वहां पे तो ऐसे था ना, जो इधर 2 था वो पहले भी 2 है। ठीक है, फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है बच्चों? E इज इक्वल टू माइनस ई बाई डी आर। एक बार ये लिख लो बच्चों, पर मैं ना आपको पूरा डिटेल में एक बार अलग से सारे केसेस करवाऊंगा कि रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो उसकी सबसे जनरल फॉर्म हो गई। तो यहां से बच्चों अगर हमें पोटेंशियल दिया हो, उसका एक्सप्रेशन दिया हो मतलब, तो हाउ डू वी फाइंड फील्ड इन वेक्टर फॉर्म? वो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है ना, ये सबको पता है। अब तो मैथ्स में भी अच्छे से कर लिया होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ V से E निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपको V वर्सेस R ग्राफ दिया हो, फिर नेगेटिव स्लोप, यही गलती होगी उसकी, नेगेटिव स्लोप। स्लोप तो सिर्फ dV बाई dr होता है ना, एक आगे माइनस V है। तो कोई भी V वर्सेस R ग्राफ दिया हो तो उसकी नेगेटिव स्लोप इज इक्वल टू E। अंडरस्टूड? तो बच्चों बेसिकली आप समझो हम क्या सीख रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि अगर V गिवन हो तो उससे E कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट कब यूज होता है? जब आपको V सीधा सीधा R की टर्म्स में दिया हो। दूसरा रिजल्ट कब यूज होता है? जब जब V आपको XYZ की फॉर्म में दिया हो। ठीक है, ये रिजल्ट कब लगेगा? जब V सीधा R की फॉर्म में दिया हो। ये रिजल्ट लगेगा जब V XYZ की फॉर्म में दिया हो। ये कब लगेगा? जब V और ये R का ग्राफ दिया हो। ठीक है, और एक चौथा केस होता है अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना के दी। ठीक है, तो उस केस में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है
आपका ई निकलेगा बेसिकली जो सरफेसेस गिवन होंगी बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर सरफेस का अपना एक कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है जी। तो आपको जहां पर भी पूछा गया है उसके हिसाब से, जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है तो आप इस इन दो सरफेसेस के बीच का डेल्टा भी निकाल लो, ठीक है। उसको किससे डिवाइड करना है, आर से। अब ध्यान ये रखना है आर कौन सा, परपेंडिकुलर, जो सरफेसेस के परपेंडिकुलर है, फॉर्मूला में ही उसको एज आर परपेंडिकुलर लिखो बच्चों। क्लियर। एक बात का बच्चों और ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, फील्ड तो वेक्टर है, बताओ। सर जिस डायरेक्शन में वो डिक्रीज कर रहा होगा टेंशन, नहीं, पहले तो एंगल वगैरह बताओ क्या होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, हमने कल सीखा ही था। तो सबसे पहले तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेनी है हमने, ठीक है। और दूसरी बात, अब बात ये आती है कि चलो परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन हो गई, इसमें भी अब इधर को या इधर को, इधर को, जिस तरफ को पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक लाइन हमें नोट करनी है कि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि E is perpendicular to equipotential surface and towards decreasing potential. तो जो होता क्या है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, अगर याद हो आपके मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस भी थे, कई बार स्पेसिफिकली ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनता है। तो अब अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी तो एंगल कुछ और बनेगा, अगर इधर को होगी तो एंगल कुछ और, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। आई बात समझ। तो फिर से बच्चों, ये हम सारे केसेस क्या बता रहे हैं हमें कि V से E कैसे निकालना, अंडरस्टूड। अगला आता है अब कि E से V कैसे निकालना, ठीक है, इसका उल्टा, राइट। अभी हमने सीखा V से E, अब हम बात करेंगे कि E से V। तो जो फर्स्ट तरीका होता है बच्चों, जैसे यहां पर पहला तरीका था डिफरेंशिएशन, वहां पे क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, इंटीग्रेशन। तो पहला है इंटीग्रेशन। इसमें बच्चों आपने बहुत ध्यान से ऐसे ही याद रखना है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। मतलब ऐसे याद रखना है कि जो यहाँ पहले था वो यहाँ पे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही आती है बच्चों साइंस की, कि ऑप्शन में दोनों साइन होंगे। ये लिख लिया बच्चों, ठीक है। इसके एक दो केसेस बच्चों हमने और लिखने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ट्राई करना बच्चों। मान लो E is 2x I cap, find V5 minus V2।
हाँ बच्चों, क्या आंसर है? आ गया सबका? तो -21 आएगा। 21 तो नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x² बन गया, तो माइनस तो पहले ही बाहर है, तो -x² बना, फिर उसमें लिमिट्स डालोगे आप 5² - 2², तो वो -21 आंसर है। क्लियर टू ऑल? अब बच्चों इसके कुछ और केसेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है, मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तब ये जो फॉर्म है, मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपने ऐसे याद रखना है, ये जो आखिरी रिजल्ट है, ऐसे लिखो v2 - v1 इज इक्वल टू -E.S। मतलब बेसिकली इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया हमने पहले ही। ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो फिगर पे बेस्ड आएंगे, अभी आपको दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या याद रखना है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी एंगल का चक्कर पड़ता है। अगेन रिमेंबर, एस क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाना चाहते हो कि E इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 to 2 बट इन द डायरेक्शन ऑफ E। रिटन? तो बच्चों आप समझो, देखो देखो कैसे याद रखना है। दो टाइप के केसेस हैं, एक है ई से वी निकालना, एक है वी से ई निकालना। दोनों में ही एक है मैथमेटिकल मेथड, जिसमें एक केस में डिफरेंशिएशन आ गई, एक केस में इंटीग्रेशन आ गई। एक है फिगर वाला मेथड, जब पोटेंशियल से ई निकालने को दिया जाएगा तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दियो। उसका क्या फॉर्मूला है जो हमने आज लिखा है? पोटेंशियल से ई वाला माइनस डेल्टा वी बाय आर परपेंडिकुलर, याद रखना है आर परपेंडिकुलर, ठीक है। उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है कि आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दी होंगी और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। वहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा? v2 - v1 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई इन द। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हो कि ये पैरेलल वाली डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। तो उधर परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल है। जैसे एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे बच्चों ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, ये फील्ड लाइंस हैं, मैग्नीट्यूड 10, 0.1 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। आपको v2 - v1 निकालना विद प्रॉपर साइन।
ऑन द पॉइंट है, मतलब 1 and 2 आर 2 पॉइंट्स, आपको V2 माइनस V1 निकालना है। तो क्या करना था बच्चों इसमें? देखो, जब फील्ड लाइंस गिवन है तो आपको किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है? उनके पैरेलल वाले। जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी होती हैं तो उनके परपेंडिकुलर वाले। क्या फॉर्मूला है? E इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2 इन द डायरेक्शन ऑफ E। डायरेक्शन ऑफ E कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। तो आपको चाहिए कि 1 से 2 वाली डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ E। E की डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो 1 से 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, वो कितनी है? 5 cos 30, 5√3। तो अपना आंसर बन गया। माइनस तो पहले ही फॉर्मूला में था, ठीक है, 5√3/2 है ना। तो माइनस तो पहले ही था फॉर्मूला में, 10 इंटू 5√3/2। तो आंसर इज -25√3। बच्चों प्लीज ध्यान रखो, अगेन डोंट गेट हैप्पी सेइंग कि मेरा 25√3 आ गया था, बस साइन की गलती थी। वही गलती हो सकती है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद साइंस इन दिस कंसेप्ट। 100% दोनों साइंस वाले ऑप्शंस होंगी होंगी। ठीक है, और बाई चांस डाउट हो रहा हो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जब आप यहाँ पे इस फिगर में देख के बताओ कि 1 और 2 में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। 1 का ज्यादा होगा ना, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहे हो आप। तो 2 का तो कम ही होगा। तो V2 माइनस V1 तो नेगेटिव ही आना चाहिए। आ गया समझ? तो ये 3 बचो पॉइंट्स लिख लो, दिस विल हेल्प यू कि अगर आप E की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसके ऑपोजिट जाओगे तो बढ़ जाएगा, उसके परपेंडिकुलर जाओगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। रिटर्न बच्चों, ओके। तो फाइनली बच्चों हम बात करते हैं डायपोल की। डायपोल का मीनिंग क्या होता है? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, है ना, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। व्हाई डू वी स्टडी दिस सिस्टम सेपरेटली? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस सिस्टम? मतलब ये दो चार्जेस का हमने क्यों बना लिया कॉम्बिनेशन? ऐसे तो 3-4 हजार जितने मर्जी चार्जेस का सिस्टम बना लो। ये नेचर में पाया जाता है। नेचर में बहुत जगह ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। सबसे ज्यादा ऐसा कहाँ पे होता है?
एटम्स में, केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो कि जो डाइपोल पोलैरिटी होती है, जो डाइपोल मोमेंट, वो यही चीज है जिसको आप वो लिखते हो ना, पार्शियल चार्ज प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो डाइपोल ही होता है। तो इसलिए हम इसको अलग से पढ़ लेते हैं कि भाई हर बार पूरी कैलकुलेशन करने की जगह कि पॉजिटिव के कारण ये हो रहा है, नेगेटिव के कारण ये हो रहा है, तो एक ही बार में हम सीधा रिजल्ट बना सकें। ठीक है, तो अब इसके तो इसमें सीधा फॉर्मूला बेस हमें याद रखनी है बातें। ठीक है, आप बच्चों डाइपोल के फॉर्मूलाज से पहले एक मैं आपको मतलब टेक्निक बता रहा हूँ कैसे याद रखो। होता क्या है कि इस चैप्टर में आपको पता होगा कि जैसे जो फॉर्मूलाज हैं सब में छोटा छोटा डिफरेंस है ना, कहीं पे आर स्क्वायर हो गया, कहीं आर क्यूब हो गया, तो आप ना याद ही ऐसे रखो कि आर की अलग अलग पावर्स के फॉर्मूलाज हैं, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ आर स्क्वायर, ठीक है, सारी पावर्स की बात करते हैं, आर स्क्वायर किस फॉर्मूला में आता है, ध्यान से सोच के बताओ। आर स्क्वायर मतलब आर की पावर +2। कौन सा फॉर्मूला है इस चैप्टर का जहां पे आर ऑफ सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था उसमें आर स्क्वायर आता है ना। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आर की पावर 1 आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर, उसका क्या फॉर्मूला था? KQ/R/R3। याद है? या ρr/3 कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आर की पावर 0 आती है, मतलब आर पे डिपेंडेंट ही नहीं है? इनफाइनाइट प्लेन, वहां पे क्या आता है? σ/2ε, है ना। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां पे आर की पावर -1 आती है? पोटेंशियल वाला जो फॉर्मूला है KQ/R, और इनफाइनाइट वायर 2k λ/r, राइट। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आर की पावर -2 आती है? फील्ड का फॉर्मूला है Q/R², मतलब ये फील्ड कहाँ पे किस केस में आता है फॉर्मूला? या तो पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड, या फिर आउटसाइड स्फीयर, है ना, चाहे हॉलो चाहे सॉलिड, उसके बाहर। तो जब भी इलेक्ट्रो रिवाइज करना हो ऐसे चार्ट बना लो, फट से सारे फॉर्मूलाज आपके रिवाइज हो जाएंगे, है ना। एक केस बचता है, वो है आर की पावर -3, वो कहाँ पे आएंगे सारे फॉर्मूला? डायपोल। तो ऐसे लिखो बच्चों, सारे फॉर्मूलाज आपके रिकैप हो जाएंगे एकदम से, है ना। ओके, अब डायपोल के लिए अगर हम बात करें बच्चों, एक बार हम सारे फॉर्मूलाज की रिवीजन करते हैं। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है बच्चों डायपोल। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसको हम 2a कहते हैं। ये बच्चों ये तो बेसिक है, इसको नहीं काम की चीजें लिखना, है ना। पहली चीज आप ये लिख सकते हो कि नेट चार्ज ऑन अ डायपोल इज 0, ये लिख लो। फिर बच्चों डायपोल मोमेंट कैसे आती है? मतलब लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q × 2a, ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू। ये 2a वाला फॉर्मूला ना मिसलीडिंग होता है, ऑल्दो आगे हमें यूज करना पड़ता है इस तरह, क्योंकि क्या होता है कई बार क्वेश्चन में a दिया होता है, आप फिर 2a डाल देते हो, है ना। तो ऐसे ही याद रखो कि Q × डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बच्चों ये ना मतलब इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस है कि जैसे डायपोल मोमेंट एक वेक्टर है, क्यों? मतलब आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि अगर डायपोल मोमेंट एक वेक्टर है तो सारे वेक्टर वाले रिजल्ट कि कहीं पे कंपोनेंट्स लेने हैं या कहीं पे रिजल्टेंट लेना है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो डायपोल के साथ।
ठीक है ना? ओके, तो अब बच्चों हम एक, ये आपको समझना जरूरी है बच्चों कि डायपोल के लिए हम जनरली दो पोजीशंस की बात करते हैं। एक होता है इक्वेटोरियल प्लेन और दूसरा होता है बच्चों एक्सियल लाइन। समझने वाली बात ये है, जो इंपॉर्टेंट बात है, इक्वेटोरियल प्लेन होता है ना? इक्वेटोरियल प्लेन का क्या मतलब है? जैसे अगर ऐसे डायपोल बना हुआ है, ऐसे बच्चों आपका डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या है? उसके बीच वाला वो सारा प्लेन, ठीक है ना? तो मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स और वो हर तरफ है डायपोल के चारों तरफ। ठीक है, मैंने जान के ये फिगर बनाया क्योंकि नॉर्मली हम 2D फिगर बनाते हैं, हम उसमें फिर फर्क ही नहीं समझ आता कि एक्सियल क्या है या इक्वेटोरियल क्या है। तो ये आप एक बार दिखा दो, है ना, कि भाई इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है। और एक्सियल लाइन क्या होती है बच्चों? जो लाइन, द लाइन विच कंटेन्स द डायपोल वेक्टर, राइट? तो वो लाइन है। लेट ऑल। फिर बच्चों अब इसके जो रिजल्ट्स हमने याद रखते हैं, सबसे पहले हम फील्ड की बात करते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? इक्वेटोरियल के क्यू बार के क्यू, यहाँ तो सारे क्लास में पी आता है, माइनस के पी बाय आर क्यूब ना। तो डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो अपना फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज E equatorial is minus kp by r cube. What does the minus sign indicate? कि इक्वेटोरियल प्लेन में हर जगह जो फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट। अंडरस्टूड? फिर बच्चों एक्सियल पे 2 kp बाय r, ध्यान से यहाँ माइनस नहीं है और यहाँ 2 है न्यूमरेटर में। इसका क्या मतलब है कि भाई मतलब चाहे आप इस साइड हो लेफ्ट साइड हो, जो से अंडरस्टूड? तीसरा केस होता है बच्चों कोई जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट में बच्चों ये ना फिगर की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम क्या करते हैं कि ये मेरा डाइपोल था वाइट ना, हम कह रहे हैं कि उसके कारण मैं एक्स पॉइंट पी पे फील्ड ढूंढ रहा हूँ, तो ये है मेरा पोजीशन वेक्टर। तो ये एंगल थीटा आ जाता है। ये एंगल थीटा कौन सा है? बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर।
और उसके बाद जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट पी पे, हम मान रहे हैं कि वो, ऐसा मान लो कि वो इस आर वेक्टर से फर्दर किसी एंगल फाई पे, ठीक है। मतलब आपको ये फिगर माइंड में होना चाहिए फॉर्मूला याद करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे अब अपने दो एंगल्स आ गए, थीटा फाई है ना, एक आर वेक्टर आ गया। तो उसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है, ई का बन जाता है बच्चों के पी बाय आर क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और tan फाई दैट इज tan थीटा बाय 2। गलती आप ज्यादा बच्चों नीचे वाले फॉर्मूला में करोगे, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं फाई और थीटा क्या है। फाई किसका एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल विद आर वेक्टर, और थीटा किसका एंगल है? पी और आर का, है ना। तो ये जो ऊपर वाले फॉर्मूला में फाई नहीं है, सिर्फ थीटा है। तो बच्चों यहाँ पर डेरिवेशन में हम क्या करते होते हैं कि डायपोल के कंपोनेंट्स ले लेते हैं। जैसे मैंने जैसे आपको बताया था कि क्योंकि वो वेक्टर है तो आप उसके कंपोनेंट्स ले सकते हो। तो प्लीज कीप दिस ट्रिक इन माइंड कि कहीं पर भी इफ रिक्वायर्ड वी कैन ऑलवेज स्प्लिट अ डायपोल। हाँ, फिर तो आपका नॉर्मल केस हो गया, उस पर सिंपल इलेक्ट्रोस्टैट्स लगा के सॉल्व करो, है ना। जैसे बच्चों इस पे क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप सोचो कि ऐसा एंगल थीटा बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। लिखना है क्वेश्चन बच्चों, ट्राई करके देखो क्या ये सॉल्व होता है। फाइंड थीटा such that E vector is perpendicular to P vector. तो आप कैसे सॉल्व करोगे? I am repeating the question. Find theta such that E vector is perpendicular to P vector. मैंने इसीलिए बोला था फिगर की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सोचो अब क्या कंडीशन बनेगी इसकी। बताओ बच्चों मुझे, E परपेंडिकुलर टू P इस फिगर के हिसाब से क्या मीनिंग हुआ उसका, इस बात का? आपका P वेक्टर भाई हॉरिजॉन्टल है ना। E वेक्टर आप कह रहे हो उसके परपेंडिकुलर है, क्या मतलब हुआ? E वेक्टर कौन सा है इस फिगर में? रेड वाला। तो हम कह रहे हैं इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे वर्टिकल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा एंगल? 590 है। थीटा प्लस 590 है। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ नेट एंगल क्या बन रहा है? थीटा प्लस 5, है ना। मैं वही आपको बार बार कह रहा था कि ध्यान रखना कि ये जो 5 है ये तो सिर्फ आर के साथ है, और आर का पहले से ही थीटा। तो क्या कंडीशन बन गई? थीटा प्लस 5 इज 90, है ना। तो उसके हिसाब से सॉल्व करो। तो खैर क्या ही बचा, मतलब ये
tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 बन गया, तो वो cot थीटा बन गया, तो cot tan स्क्वायर थीटा 2 बन गया ना, तो tan थीटा रूट 2 बन गया। आया समझ? तो थीटा इज tan इनवर्स रूट 2। आ गया समझिए? Clear? आगे बच्चों अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। इससे बच्चों सबसे पहले तो हम बात करते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में एक बार सोच के देखो, इक्वेटोरियल में पोटेंशियल क्या होगा? इक्वेटोरियल वाला अपना फिगर देखो ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेन वाला, वहां पे कोई भी पॉइंट इमेजिन करो और सोचो कि वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। क्यों? स्केलर क्वांटिटी के क्यू बाय आर, और इक्वी डिस्टेंट ही होएगा, तो माइनस के क्यू बाय आर, तो क्या बन जाएगा? जीरो। तो भाई इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है। सबको ये समझ आ गया कैसे है? और इसके बाद बच्चों हम एक्चुअल वाला नहीं याद रखते, हम अब सीधा जनरल वाला याद रखेंगे पोटेंशियल। जनरल वाला पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे? के पी डॉट आर बाय आर क्यू। तो ये वाला अपने आप आपके सारे केसेस कवर कर देगा। मैं आपको समझाता हूं अभी कि मैंने ये क्यों कहा कि हम यहाँ पे एक्चुअल वाला अलग से याद नहीं रखते। प्लीज इग्नोर ये जो ऊपर लिखा हुआ है। आर वेक्टर वही बच्चों पोजीशन वेक्टर ना, जैसे हमने ऊपर बनाया था। तो बच्चों आपके पास सबसे पहले तो कुछ और फॉर्मूलाज आ गए आर की पावर्स वाले, है ना? तो जब याद रखना है तो इनको भी साथ में सबको याद रखना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि मैंने क्यों कहा एक्चुअल वाला याद नहीं रखना। देखो ये फॉर्मूला क्या है? के पी डॉट आर बाय आर क्यू। अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, जब हम एक्चुअल पोजीशन लेते हैं, मान लो ये वाले फिगर की बात करते हैं, अगर तो मेरा पॉइंट राइट पे है, ठीक है, मेरा पॉइंट मान लो डाइपोल के आगे है, तो आर वेक्टर भी राइट को हो गया, तो थीटा एंगल क्या हुआ? जीरो हुआ। अगर मेरा पॉइंट पीछे है, तो एंगल 180 हो गया, तो मतलब कॉस थीटा -1 आएगा। एक केस में कॉस थीटा 1 आएगा, एक केस में कॉस थीटा -1 आएगा। मतलब जो रिजल्ट है वो अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट तो सेम आ जाता है एक्चुअल में, चाहे उसके आगे हैं हम चाहे उसके पीछे हैं, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग अलग बनता है, ठीक है ना? तो इस फॉर्म को याद रखने का कोई फायदा नहीं हो रहा हमें, ये जो मॉड वाला है, क्योंकि एनीवेज अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें साइन पूछा ही जाएगा। तो बेटर ये है कि हम याद ही ये रखें। तो अपने आप हम इस फॉर्मूला के हिसाब से थीटा पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? तो समझ रहे हो आप, पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्चुअल में एक नहीं है, दो फॉर्मूलाज बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। तो इसलिए वी रिमेंबर ओनली दिस जनरल फॉर्म। तो अब ये क्लियर हो गया सबको, फील्ड ड्यू टू डायपोल एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इसके बाद क्या आता है बच्चों डायपोल चैप्टर में? अब हम बात करते हैं कि अगर एक डायपोल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो तो क्या होता है, राइट?
तो लास्ट टॉपिक है अपना कि डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो, तो अगर डायपोल को बच्चों यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स क्या लगती है? 0। क्यों? जितनी फोर्स पॉजिटिव पे लगेगी उतनी नेगेटिव पे लग जाएगी, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। सबको समझ आ रहा है कि फोर्स 0 क्यों हुई, है ना? यहीं पे बच्चों आप हम समझ सकते हैं कि मान लो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर फील्ड की वैल्यू अलग होगी तो क्या होगा भाई, ये दोनों फोर्सेस अनइक्वल हो जाएंगी, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फोर्स बड़ी है उस तरफ को नेट फोर्स आ जाएगी, है ना? तो कुछ ऐसा ग्रेट नहीं है, सिंपल फोर्स के रिजल्टेंट से पता चल। दूसरी बात आ जाती है बच्चों टॉर्क की, है ना? तो टॉर्क में क्या होता है, क्लियरली इस फिगर से हम देख सकते हैं कि अगर ऐसे फोर्सेस लग रही होंगी तो ये जो मेरा ब्लू वेक्टर है किधर को घूमेगा, ये ऐसे घूम जाएगा ना क्लॉकवाइज, तो ये टॉर्क आ गई। तो फोर्स 0 है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाता है जब हम सॉल्व करते हैं, C क्रॉस। इसको बच्चों आपने ऐसे याद रखना है कि ये जो टॉर्क है ये क्या कोशिश, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्या कोशिश कर रही होती है? घुमाने की, मतलब किधर को घुमाने की? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक है, कि जो ई वेक्टर है वो कोशिश करता है कि पी वेक्टर जो है वो ई के साथ अलाइन हो जाए, उसकी तरफ हो जाए। बच्चों आप इसके साथ में ही मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, आपको एक बात पता है कि जो आपके मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर्स हैं। पहला तो पूरा जो हम सारा फील्ड वगैरह सब निकालते हैं, जो दूसरा वाला है बार मैग्नेट वाला, ठीक है, उसमें बहुत ही थोड़ा सा पार्ट आपके सिलेबस में है, सीबीएसई सिलेबस में, बोर्ड्स में। कौन सा? एक तो बार मैग्नेट है और अर्थ मैग्नेटिज्म है। बार मैग्नेट तो आपका प्रैक्टिकली इसके साथ ही कवर हो जाता है, वहां भी सारे सेम फॉर्मूलाज ही हैं। वहां पे टॉर्क क्या बन जाती है? एम क्रॉस बी। वहां पे हम यही कहते हैं, बस यहाँ पे हम कहेंगे कि बी वेक्टर ट्राइज टू अलाइन एम वेक्टर विद बी वेक्टर। फिर आता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। नाउ डोंट कंफ्यूज कि पहले भी हमने पोटेंशियल ऑफ डायपोल की बात की थी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इन दोनों बातों में फर्क क्या है? ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, वहां पे तो हम ये कह रहे थे कि डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल है, मतलब डायपोल के कारण किसी और चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा।
यहाँ पे हम क्या बात करें कि भाई पहले से किसी और ने फील्ड बना रखी है, उसके अंदर डायपोल के खुद के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बन जाता है सीधा, माइनस माइनस याद रखना है, माइनस पी डॉट ई। ये बच्चों फिगर वगैरह की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हो, माइनस पी डॉट ई। ऐसे ही वहां पे क्या होता है, माइनस एम डॉट बी। तो यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्क डन वाले, कि डायपोल को किसी एक एंगल से दूसरे एंगल पे घुमा दिया तो वो कैसे निकलेगा, सीधा डेल्टा यू। बच्चों यहाँ पर भी वही कंसेप्ट एप्लीकेबल है जो पोटेंशियल वाला आज हमने जहाँ पे स्टार्ट किया था। ये कौन सा वर्क डन है, तो डेल्टा यू है, एक्सटर्नल वाला। यहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होता तो माइनस साइन है, मतलब जब कुछ नहीं मेंशन्ड होता तो वो कौन सा वर्क डन होता है, एक्सटर्नल वाला, है ना। और एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वर्क में रिलेशन क्या होता है, माइनस का। क्लियर। जो बच्चों इस ऊपर टॉर्क वाला जो फॉर्मूला है, इससे बताओ कि डायपोल इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होगा, किस पोजीशन पे, मतलब उसके ऊपर इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे ना फोर्स है ना टॉर्क है। क्या जीरो, फोर्स तो जीरो ही है, और क्या जीरो करना है, टॉर्क। टॉर्क जीरो कब होगी, जब साइन थीटा जीरो होगा। वो कब होगा साइन थीटा जीरो, जीरो या 180। तो इक्विलिब्रियम वाली दो पोजीशन है, ठीक है। अब उन दोनों में क्या फर्क है, एक स्टेबल है एक अनस्टेबल, है ना। तो थीटा जीरो वाली जो पोजीशन होती है वो स्टेबल है और 180 वाली अनस्टेबल है। लेट ऑल दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टेबल अनस्टेबल में। स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। लिख लो चाहे। लेट ऑल ओके। अब बच्चों जैसे मैं आपको पहले समझा रहा था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है वहां पे हम कैसे बात करेंगे फोर्स और टॉर्क की, कैसे पता चलेगा हमें। देखो सीधी बात है कि वहां पे कोई शॉर्टकट नहीं है, वहां तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, नेगेटिव पे कितनी लग रही है ना। जब नॉन यूनिफॉर्म ही है तो इसका मतलब तो ये है ना कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी फील्ड हो सकती है ना। तो आपको तो एग्जैक्टली ड्रॉ करना पड़ेगा कि पॉजिटिव पे कितनी है, नेगेटिव पे कितनी है। तो उसके हिसाब से आपने देखना है।
तो सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। जीरो भी हो सकता है, फोर्स जीरो नॉन जीरो दोनों हो सकती हैं, टॉर्क भी जीरो नॉन जीरो दोनों हो सकती है। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि पॉसिबिलिटी सारी है, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, एग्जैक्ट सिचुएशन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ। मान लो एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पर ई जो है वो है तो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन वो डाइपोल के पैरेलल है। ठीक है, फिर से सुनो, ई नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन डाइपोल के पैरेलल है, तो क्या होगा? उस केस में हम क्या कह सकते हैं फोर्स और टॉर्क के बारे में? अगर डाइपोल के पैरेलल ही है तो व्हाट कैन वी से अबाउट टॉर्क? टॉर्क तो जीरो हो जाएगी, है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? फोर्स अलग अलग लग रही होगी, तो नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो हो सकती है ना। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा हर केस में। तो आप बस ये लिख लो एक लाइन कि in non-uniform field both force and torque can be zero or non-zero depending on situation. Understood? चलो ठीक है बच्चों, that's it. ये अपना इलेक्ट्रो वाला पार्ट पूरा रिवाइज हो गया, राइट? शीट मिलेगी, उसके क्वेश्चंस करने शुरू कर दो। उसमें काफी क्वेश्चंस हैं, आप जितने कर पाओ अभी करो, राइट? मतलब अभी मैं वो शीट डिस्कस नहीं करूंगा, अभी तो आप अपना जितना कर सकते हो करते जाओ। इसकी डिस्कशन तो आपकी प्रॉपर बाद में करेंगे हम 15th के बाद। वन थिंग बच्चों जो मैं चाहता हूँ, जैसे नेक्स्ट क्लास में अब हम कैपेसिटर्स रिवाइज करेंगे, आप ना प्लीज एक मतलब इनिशियल रिकैप लेके आओ चैप्टर्स का। मतलब बेस्ट क्या होगा, आप अपनी तरफ से, आपने देखा मैं कैसे बता रहा था, क्या किया मैंने अपने नोट्स खोले, जो मेरे नोट्स में जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क की हुई थी मैंने आपको बतानी शुरू कर दी, जिनके ऊपर मैंने रेड किया हुआ था या बॉक्स बनाया हुआ था। मेरे ख्याल से आपने भी ये किया हुआ है अपने नोट्स में। तो बेस्ट ये है कि आप वो वाला पार्ट पहले करके आओ, ताकि मैं ज्यादा आपकी गलतियों और आपके क्वेश्चंस पे फोकस कर सकूं, है ना। ये मतलब फॉर्मूला तो आप भी कर सकते हो, जो मैं ज्यादा आपको बता पाऊंगा वो ये है कि आप गलतियां कहाँ करोगे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो उस पे फोकस करवाने के लिए फिर आप मतलब मैं फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगा फिर कि भाई पैरेलल प्लेट का ये फॉर्मूला या कुछ है, मैं एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि भाई कहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उस पर क्या गलती होती है। ठीक है ना, चलो ठीक है बच्चों, अपनी क्लास भी अब सैटरडे को है तो यू हैव टाइम, तो कर लेना ये अच्छे से, राइट। चलो ओके। अगला कैपेसिटी